हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2024 की तैयारी तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि प्यारे साथियों इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा पशु परिचर भर्ती 2024 का फ्री ऑनलाइन कोर्स। जी हां प्यारे साथियों, साइंस का, मैथ का और राजस्थान जीके का मिलेगा आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स, यानी 105 नंबर की दमदार तैयारी। और वो भी देखिए, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के टॉपिक वाइज के हस्तलिखित नोट्स आपको भी फ्री में मिलने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ प्यारे साथियों। आज हमारी 12 नंबर क्लास रहने वाली है साइंस की। इससे पहले हम 11 क्लास कवर कर चुके हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक कर लिए हमने कवर। मानव रोग सबसे पहले किया, उसके बाद अंतःस्त्रावी तंत्र किया था, उसके बाद हमने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नई ऊर्जा नई उमंग के साथ प्यारे साथियों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हां प्यारे साथियों, हम तब तक तैयारी करते रहेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि रीस्टार्ट 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 बोले तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के हस्तलिखित नोट्स आपकी स्क्रीन पर। उत्सर्जन तंत्र और क्या टॉपिक आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्यारे साथियों, उत्सर्जन तंत्र। क्या रहने वाला है? उत्सर्जन तंत्र टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया मानव रोग, अंतःस्त्रावी तंत्र और क्या पढ़ चुके हैं हम, पाचन तंत्र कंप्लीट पढ़ चुके हैं, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्विज भी मिलती है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, जंतु शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट, क्या नाइट्रोजनी अपशिष्ट, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर त्यागता है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी उत्सर्जन तंत्र हम किसे कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र हम उसे कहेंगे जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर त्यागता है। किसको? अपशिष्ट। यहां पर शब्द देखिए, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को जो बाहर त्यागता है उसे क्या कहेंगे हम? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये हो गई इतनी लाइनों का एकदम अच्छे तरीके से पूरा। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है असली टॉपिक प्यारे साथियों, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र की बात करें, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उत्सर्जी अंग। क्या पता होना चाहिए? उत्सर्जी अंग आपको पते होने चाहिए। कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं? नंबर 1, त्वचा। क्या वास्तव में त्वचा भी होती है? हाँ प्यारे साथियों, त्वचा भी उत्सर्जी अंग होती है, क्योंकि हमारा जो पसीना है ना, वो किसके द्वारा स्त्रावण किया जाता है? जो हमारे शरीर पर पसीना आता है या पसीना आता है, हमारे त्वचा पर होते हैं छोटे छोटे छिद्र। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से पसीना बाहर निकलता है, यानी अपशिष्ट बाहर निकलता है। तो उत्सर्जी अंग कौन हो गया? त्वचा हो गई एक। तो क्या हो गई? त्वचा। एक एक बात आपको समझाऊंगा एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। फेफड़े जल वाष्प के रूप में, देखिए फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है। हाँ प्यारे साथियों, फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है और किसका उत्सर्जन करते हैं? जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। और देखिए यकृत, अमोनिया को यूरिया में, ये पीछे वाली क्लास में हमने देखा था, अमोनिया को यूरिया में किस प्रकार बदलता है यकृत। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। वक्रक या किडनी, ये तो स्टार लगा लीजिए। अगर उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। वक्रक या किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग। मूत्र का निर्माण भी कहां पर होता है? किडनी में होता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? त्वचा, फेफड़े, यकृत और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। आप क्या सोचोगे प्यारे साथियों कि त्वचा नहीं होती या फिर करोगे फेफड़े नहीं होते, लेकिन ये सभी उत्सर्जी अंग होते हैं। एक एक पॉइंट मैंने बता दिया क्यों होते हैं। त्वचा जो जब पसीना होता है ना हमारे शरीर का, उसका उत्सर्जन करती है, इसलिए उत्सर्जी अंग हो गया। और जलवाष्प का कौन उत्सर्जन करता है? फेफड़े करते हैं, तो फेफड़े उत्सर्जी अंग हो गए। और यकृत अमोनिया को यूरिया के रूप में बदलता है, इसलिए यह उत्सर्जी अंग हो गया। और वक्रक और किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है ही। वक्रक और किडनी आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो बच्चे को पता है प्यार साथियों। किसको पता है? बच्चे को पता है। और अधीनस्थ बोर्ड आपका पेपर बना रहा है, तो ऐसा पेपर तो नहीं बनाएगा जो सभी को आए क्वेश्चन। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जरूर बनाएगा वो, आपको खुश करने के लिए। 1-2 क्वेश्चन जरूर बनाएगा आपको खुश करने के लिए प्यार साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों के प्रकार। यानी उत्सर्जन के आधार पर हम जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं, वो हम बात करेंगे। नंबर 1 है यूरियोटेलिक। नंबर 1 क्या है? यूरियोटेलिक। ये क्या होता है यूरियोटेलिक? मुझे तो साइंस बिल्कुल भी नहीं आती प्यार साथियों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तो आपको करवा दूंगा मैं साइंस इस तरीके से कि आप साइंस भी प्यार साथियों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। मानव रोग किस प्रकार पढ़ाया आपको, इस तरीके से पढ़ाया कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी ट्रिक थी प्यार साथियों। इसकी ट्रिक नहीं है, उसकी ट्रिकें थी, इसकी ट्रिक नहीं है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी ट्रिक होती है ना उसे तो मैं ऐसे पढ़ाता हूं प्यार साथियों कि टॉपिक है ना एकदम क्या बन जाता है, करीम सा बन जाता है। इस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, जिसमें ट्रिक होती है वो। तो आगे देखिए, वे जीव जो मूत्र के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। नाम से पता चल रहा है ना, यूरियो यानी यूरिया का उत्सर्जन। यूरियो क्या है प्यारे साथियों? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक बोले तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे स्तनधारी हो गया, मेंढक हो गया एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल पूछ ले तो स्तनधारी और मेंढक किसके उदाहरण है? यूरियोटेलिक के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, नाम एक से हैं, कंफ्यूज मत होना। देखिए यूरिकोटेलिक, वहां पर क्या था? यूरियो, यहां पर क्या है? यूरिको को है यहां पर, वहां पर यो था। कोटेलिक, वे जीव जो मूत्र के रूप में यूरिक अम्ल, यहां पर क है ना, यूरिक, और वहां पर क्या था? यूरिया। एक बार मैं लिख देता हूं, वहां पर तो था यूरिया, तब क्या आया? यूरियोटेलिक, और यहां पर है यूरिक, तो क्या आ जाएगा? यूरिकोटेलिक। नाम से पता चल रहा है ना। अब कंफ्यूज मत होना, जहां पर यूरिक क आ जाए तो यूरिको मतलब क भी आ रहा है। जहां पर यूरिया ये आ जाए, वहां यूरियोटेलिक का उत्सर्जन, यूरियोटेलिक कहलाते हैं प्यारे साथियों। वे जीव जो मूत्र के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पक्षी और कीट। पक्षी और कीट। केचुआ क्या है? केचुआ करता है यूरिया प्लस अमोनिया दोनों का उत्सर्जन। केचुआ क्या करता है? यूरिया का भी करता है और अमोनिया का भी उत्सर्जन करता है। 3 नंबर देखिए, क्या है 3 नंबर? एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक क्या होता है? यह मूत्र के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करता है। सबसे पहले हमने क्या देखा प्यार साथियों? जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। किसका? यूरिया। तो क्या कहलाए थे? यूरियोटेलिक। क्या कहलाए थे? यूरियोटेलिक। नंबर 2 पर हमने क्या देखा? नंबर 2 पर देखा जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तो वे क्या कहलाए? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक कहलाए थे। और नंबर 3 पर क्या आ गया? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अमोनिया का जो उत्सर्जन कहलाते हैं वो कहलाते हैं एमोनोटेलिक।
और एग्जाम्पल पूछ ले एमोनोटेलिक के तो एग्जाम्पल हो गए जलीय जीव, लेबिया ये एक प्रकार की मछली है, लेबियो क्या है, एक प्रकार की मछली है। तो ये थे प्यार साथियों 3 प्रकार जो हम बांट सकते थे हम उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को। एक और देख लीजिए, अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल का स्त्रावण करते हैं ना, अमीनो अम्ल वो कौन से होते हैं, यूनियो या घोंगा। घोंगा आपने सुना होगा नाम ना, घोंगा क्या करता है, यूरिक एसिड का स्त्रावण करता है। किसका स्त्रावण करता है, यूरिक नहीं, अमीनो एसिड का, सॉरी दोस्तों, अमीनो एसिड का घोंगा स्त्रावण करता है, अमीनो एसिड का घोंगा करता है। स्तनधारी और मेंढक किसके करते हैं, यूरियोटेलिक के। यूरिकोटेलिक का उदाहरण पूछ ले तो क्या हो जाएगा प्यार साथियों, यूरिकोटेलिक का उदाहरण हो जाएगा पक्षी और कीट, और अमोनोटेलिक का उदाहरण हो जाएगा जलीय जीव और लिबियो मछली। अब बात करते हैं मुख्य मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र, क्योंकि हमें मनुष्य का पढ़ना है तो याद होने चाहिए प्यार साथियों, ये क्रम से याद होना चाहिए। वक्रक सबसे पहले क्या है, वक्रक, उसके बाद क्या, मूत्र नली, उसके बाद मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। वक्रक, मूत्र नली, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये क्या है, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र। अब थोड़ी सी और बात देख लीजिए, वक्रक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। देखिए ये बाद में लिखे हुए हैं इतने, ये जब मुझे कुछ और पॉइंट देखने को मिले थे तो देखिए वक्रक में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। वक्रक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और वक्रक का कार्य क्या है, शरीर के द्रव को पारसीकरण, क्या है, पारसरणीय सांद्रता को, यहां पर क्या लिख रखा है, विनियमन है क्या, एक मिनट प्यार साथियों मैं देखकर बता देता हूं आपको अच्छी तरीके से। हाँ प्यार साथियों, विनियमन है, क्या है, विनियमन, यानी शरीर के द्रव का पारसीकरण सांद्रता का विनियमन। और देखिए क्या कार्य, रक्त में विलय सांद्रता का विनिमय, बाह्य कोशिका द्रव का पीएच का विनिमय, ये कार्य है किसके, वक्रक के। थोड़े से उटपटे या उटपटांग लग रहे होंगे आपको ये नाम, क्योंकि बाह्य कोशिका द्रव के पीएच का विनिमय, क्या विनिमय, रक्त में विलय सांद्रता का विनिमय और शरीर के द्रव का पाषाणीय सांद्रता का विनिमय का कार्य किसका है, वक्रक का है। अब समझेंगे हम डायग्राम के माध्यम से एक एक पॉइंट। उत्सर्जी तंत्र देखिए, मानव का या मनुष्य का उत्सर्जी अंग। तो प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर है मानव का उत्सर्जी अंग, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए यहां पर नीचे क्या लिख रखा है मैंने, अध्ययन नेफ्रोलॉजी, यानी उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब देखिए ये चित्र मैं आपको एकदम क्लियर बताऊंगा। देखिए मनुष्य के शरीर में है ना, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के शरीर में एक वक्र जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, एक वक्रक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। वक्रक बोले तो किडनी, यानी किडनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, यानी एक तो होगी दाईं तरफ और एक होगी बाईं तरफ, एक होगी दाईं तरफ एक होगी बाईं तरफ, यानी एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। किडनी या वक्रक बोल दीजिए, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। रंग कैसा, गहरे लाल रंग का, इसका रंग कैसा होता है, गहरा लाल होता है। और आकृति पूछ ले तो इसकी आकृति होती है सेम के बीज के समान। किसके समान, सेम के बीज के समान इसकी आकृति होती है। किसकी, वक्रक की या किडनी की आकृति। किसकी आकृति, वक्रक या किडनी की आकृति किस प्रकार होती है, सेम के बीज के समान होती है, गहरे लाल रंग का होता है। और मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वक्रक होता है। एक जोड़ी बोले तो दो, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं हम एक एक की। एक तरफ की बात कर लेंगे तो एक अपने आप कवर हो जाएगा। ये देखिए कितनी झिल्लियां आपको दिखाई दे रही है, 3 झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, एक बाहर वाली, उसके बाद बीच में दिखाई दे रही है, फिर ये एक और दिखाई दे रही है। यानी आपको कितनी झिल्ली दिखाई दे रही है, 3 झिल्ली। यानी सबसे अंदर जो झिल्ली है
उसे क्या कहते हैं? रेनिल कैप्सूल। ये रेनिल कैप्सूल क्या है? रेनिल कैप्सूल का काम क्या है प्यारे साथियों? किडनी को संक्रमण से बचाना। रेनिल कैप्सूल का क्या कार्य है? किडनी को संक्रमण से बचाना रेनिल कैप्सूल का कार्य। 2 नंबर देखिए, मध्य में जो झिल्ली दिखाई दे रही है ना, एडिपोज परत। कौन सी परत है? एडिपोज परत। इसका क्या कार्य है? और ये परत होती है ना, ये वसा की बनी होती है। किसकी बना होती है? वसा की बनी होती है, जो बाहरी आघातों यानी कोई चोट चाट लग जाए उससे ये हमारी रक्षा करती है। बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य कौन सी झिल्ली का है? एडिपोज परत का। और सबसे बाहर जो आपको परत दिखाई दे रही है, रीनल फेंजिस। एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं। रेनिल फेंजिस जो सबसे बाहर आपको दिखाई दे रही है, रेनिल फेंजिया कह दीजिए या रेनिल फेंजिस कह दीजिए, इसका क्या कार्य है? तो किडनी को उदर गुहा से जोड़ने का कार्य किसका है? किडनी को उदर गुहा से जोड़ने का कार्य किसका? रेनिल फेंजिस का है। नेफ्रॉन क्या होता है? वक्रक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन। इसकी तो व्याख्या तक हम पढ़ेंगे आगे, रुक जाइए इसके लिए। नेफ्रॉन पढ़ने के लिए तो नेफ्रॉन हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है? पेल्विस। क्या है प्यारे साथियों? पेल्विस दे रखा है हमें, ये भी आगे पढ़ेंगे। और देखिए, वर्तनी के वक्र स्तंभ। ये क्या होते हैं वर्तनी के वक्र स्तंभ? वर्तनी के वक्र स्तंभ की संख्या एक नेफ्रॉन में, ये जो नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है ना, एक नेफ्रॉन में प्यारे साथियों 10 या 12 पाए जाते हैं, एक नेफ्रॉन में। और जो किडनी में लगभग 10 लाख होते हैं। किडनी में कितने होते हैं? 10 लाख। कौन? नेफ्रॉन 10 लाख होते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर वर्तनी के वक्र स्तंभ कितने पाए जाते हैं? 10 या 12 पाए जाते हैं। कितने? 10 या 12 पाए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाइलम क्या है? ये हाइलम क्या है? प्रत्येक किडनी में एक छिद्र जैसी हाइलम कहते हैं। देखिए, ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है ना, और इधर भी दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को ही हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और देख लीजिए, यहां पर मूत्र नली आपको बताई गई है। कौन सी मूत्र नली होती है? मूत्र नली ये होती है, ये मूत्राशय होता है, और लास्ट का जो भाग है ये मूत्र मार्ग कहा जाता है। और यहां पर और देख लीजिए, यूरिकेज का क्या कार्य है? यूरिकेज का कार्य है यूरिक अम्ल को एलेंटाइन में बदलना। यूरिया को अमोनिया और CO2 में तोड़ देता है। ओर्जिनेज क्या करता है? ओर्जिनिन को ओर्जिनन प्लस यूरिया में तोड़ देता है। ये इसके कार्य। अब देखिए, एक एक बात जो मैंने बताई है ना, वही बात है यहां पर। अध्ययन नेफ्रोलॉजी। अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आकार 12 × 6 × 3, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वजन 130 से 150 ग्राम। अब देखिए, यहां वही बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताई है एक एक। देखिए, मनुष्य के शरीर में एक वक्रक जोड़ी के रूप में, एक वक्रक जोड़ी आ गई ना, यानी एक इधर एक इधर, गहरा लाल रंग सेम के बीज के समान आकृति के रूप में होते हैं। फिर हमने बात की थी रेनल कैप्सूल, जो सबसे अंदर झिल्ली थी ना, यह आवरण किडनी को संक्रमण से बचाता है। फिर थी एडिपोज परत, यानी बीच वाली जो परत, यह वसा की परत होती है। किसकी? वसा की, जो किडनी की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। फिर बाहरी परत आ गई रेनिल फेंजिया, यह किडनी की बाह्य परत जो किडनी को उदर गुहा से जोड़ती है। फिर देखिए, वर्तनी के वक्र स्तंभ की संख्या 10 या 12 तथा इनमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जो बने होते हैं ना वक्र स्तंभ, ऐसे इस प्रकार की जो आकृति दिखाऊं दोबारा, ये चलिए दिखाई देता हूं। ये देखिए, ये है वर्तनी के, एक मिनट, ये है प्यारे साथियों वर्तनी के वक्र स्तंभ। एक ये हो गया, और एक किडनी में कितनी संख्या होती है इनकी? 10 या 12 होती है। और इनके अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन की एक किडनी में संख्या लगभग 10 लाख के बराबर होती है।
अब चलिए आगे की बात करें। 10 लाख होती है। नेफ्रॉन को वक्रक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन को वक्रक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना जाता है। हाइलम, प्रत्येक किडनी, हाइलम या हाथलम, प्रत्येक किडनी में एक छिद्र जिसे हाइलम कहते हैं। अब देखिए हाइलम की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। हाइलम में रीनल धमनी व रीनल सीरा किडनी में प्रवेश तथा मूत्र नली बाहर निकलती है। हाइलम से क्या होता है? रीनल धमनी व रीनल सीरा धमनी किडनी में प्रवेश करती है और मूत्र नली बाहर निकलती है। सर समझ में ही नहीं आया, क्या हो गया? सब गोल हो रहा है। चलिए ऊपर गोल कैसे हो रहा है सब, ये देखिए। ये क्या कहना चाहता है प्यारे साथियों? ये कहना चाहता है जो हाइलम है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से रीनल धमनी और रीनल सीरा यहाँ से तो किडनी में प्रवेश करती है, और मूत्र नली जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये मूत्र नली, ये हाइलम से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। बस इतना ही तो कह रहा है। रीनल धमनी और रीनल सीरा तो प्रवेश करती है, और क्या बाहर क्या निकलता है? मूत्र नली बाहर निकलती है। अब मूत्र नली की लंबाई देख लीजिए। मूत्र नली की लंबाई होती है 20 से 25 सेमी। कितनी होती है? 20 से 25 सेमी होती है मूत्र नली की लंबाई। मूत्राशय, इसमें 700 से 800 ml मूत्र संग्रहित होता है तथा मूत्राशय में ये देखिए कौन सी पेशियां पाई जाती है? स्टार लगा लीजिए इसको। डिट्रेसर पेशियां पाई जाती है। मूत्राशय में कौन सी पेशियां पाई जाती है? डिट्रेसर पेशियां पाई जाती है, जो मूत्राशय के आयतन को नियंत्रित करती है। यानी आयतन बोले तो आयतन को घटाती है, बढ़ाती है। कौन? डिट्रेसर पेशियां। और मूत्र नली की लंबाई 20 से 25 सेमी। और मैंने क्या कहा था? नेफ्रॉन की एक एक बातें पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे कल की क्लास में। और कल हमारा ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। और अगर आप करना चाहते हैं पशु परिचर्या सहगणक की तैयारी संपूर्ण जीके की, तो इसी चैनल पर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जुड़ जाइए बस हमारे साथ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।